हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण सेट को लेकर आया हूं। आज के सेट में हम लोग एकदम रियल वाला क्वेश्चन, यानी कि जो बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यानी कि जो परीक्षा 29/1/2017 को बीएसएससी इंटर लेवल के द्वारा जो परीक्षा आयोजित किया गया था इस दिन, उसका एकदम हूबहू वही प्रश्न आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को बहुत ही जबरदस्त लगेगा, क्योंकि एकदम रियल वाला क्वेश्चन देख लेने से ये पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी देख लेना आवश्यक होता है। तो यह जो सीरीज चल रहा है, जिस तरह हमने आपको वादा किया था कि ये लगातार सीरीज चलते रहेगा, बस आप लोगों के द्वारा जो प्यार जो दिया जा रहा है इस चैनल पर, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग के द्वारा इस चैनल को सपोर्ट किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप लोग का बहुत आभारी हूँ। आप लोग इस चैनल को ग्रो कराने में भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और अपने दोस्तों को जमकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है, आप लोगों को एकदम 78 प्रश्न जो है इस आज की वीडियो में हम कराऊँगा आपको। 78 क्वेश्चन आज के वीडियो में होगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एकदम रियल वाला प्रश्न को आप लोग देखिए। बहुत ही शानदार तरीके से इसका आज डिस्कशन हम आप लोग के लिए करेंगे। चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? यह प्रश्न आप लोग के समक्ष है कि चंपारण सत्याग्रह का यह प्रश्न आप लोग के समक्ष है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों, यह जो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आज का यह जो आंसर है, आप लोग साथ-साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप लोग उसका कमेंट भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा और अंत में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ। जितना हुआ, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए कि चंपारण सत्याग्रह वाला का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1917 जो है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था दोस्तों, और यह तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। इसके प्रति तीनकठिया प्रणाली मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तीनकठिया प्रणाली के खिलाफ ये हुआ था, जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों के लिए ये सब आंदोलन था, उन्हीं से संबंधित ये आंदोलन था। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। चूंकि यह प्रश्न में 78 प्रश्न को कराना है दोस्तों, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में यहीं पर मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग के लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं करा दूं, यही मेरा हमेशा प्रयास रहता है, जो कि आप लोग की सफलता में एकदम बिल्कुल वरदान साबित होगी। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? यह एक पूर्व वायसराय के पीछे पूछ रहा है दोस्तों। तो अंग्रेजों के देखिए, प्रश्न यहाँ पर जो पूछ रहा है कि अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर, यानी कि जो लास्ट वाले थे उससे एक पहले का पूछ रहा है। यह प्रश्न जो है उससे एक पहले का पूछ रहा है, -1। यानी कि लास्ट वाला को तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट जो सबसे अंतिम वायसराय थे, चलिए उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। लास्ट वायसराय जो थे, ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो प्रश्न इसमें ये पूछ लिया गया है कि इससे पहले कौन थे? तो इससे तुरंत जो पहले जो दोस्त थे, यह थे लॉर्ड वेवेल थे। कौन थे? लॉर्ड वेवेल जो थे, ये लॉर्ड माउंटबेटन से पहले थे और यही प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये वेवेल जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग प्रश्नों को करते चल रहे हैं और जहां पर जरूरी होगा वहां पर मैं बिल्कुल आप लोग के लिए थोड़ा सा बता दूंगा, ताकि प्रश्न जो है आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, आज का तीसरा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम की दोस्तों बात की जा रही है। तो सबसे पहले
ये देख लीजिए कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसके द्वारा, यह किसकी प्रसिद्ध कृति थी। तो दोस्तों यह कालिदास की प्रसिद्ध कृति थी। किसके द्वारा ये लिखा गया था? कालिदास के द्वारा, ठीक है ना। कालिदास की प्रसिद्ध कृति थी ये अभिज्ञान शकुंतलम। तो यही पूछ रहा है कि इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। आप लोग के पास ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, चेतन भगत, वारेन हेस्टिंग, जॉन निकोलसन। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्त? तो मेरे भाई यह जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा सर विलियम जोन्स के द्वारा। दोस्तों यह अभिज्ञान शकुंतलम का 1779 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। कब किया गया था? ये 1789 ईस्वी में, ठीक है ना। सर विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया? यहाँ पर अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया? ऑप्शन है आप लोग के पास रंगून, श्रीलंका, काला पानी, नेपाल। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है दोस्त ये सही जवाब हो जाएगा? तो बहादुर शाह द्वितीय को दोस्तों अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके इन्हें रंगून कर दिया था। कहां पर कर दिया था? रंगून भेज दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये 4 का ए हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसको लिखते चलिए। इससे ये होगा कि आप लोग को अंतिम में पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना प्रश्न का सही जवाब दिया, और अंतिम में आप लोग सभी को जोड़कर बताइएगा कि सर मेरा 78 क्वेश्चन में से इतना सही हुआ, और वो ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये गुरु नानक का बात किया जा रहा है दोस्तों। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आप लोग के पास अमृतसर, लाहौर, तलवंडी और देहरादून। तो गुरु नानक जी का जन्म जो है दोस्तों यह तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान के ननकाना साहिब, जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर ये स्थित है, ठीक है ना। तलवंडी के जगह पर अगर आप लोगों को ननकाना साहिब पाकिस्तान भी दे दे तो उसको भी आप लोग लगा लीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये गुरु नानक देव की बात की जा रही है। और गुरु नानक जो है दोस्तों ये सिखों के प्रथम गुरु थे। कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु भी थे ये गुरु नानक। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये बीएसएससी के जो आप लोग का यह जो सीरीज चल रहा है, आप लोग के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को पहले ही दे चुका हूं, और यह तीसरा जो है एकदम, तो ये तो एकदम रियल वाला प्रश्न आ गया, जो कि 29/1/2017 को दोस्तों यह जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसके जो पूछे गए प्रश्न है उसको मैं एक जगह एकत्रित करके आप लोग के समक्ष लाया हूं। तो आप लोग एकदम दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और आप लोग के लिए यूं ही आप लोगों के लिए मैं जिस तरह वादा किया हूँ आप लोग के वादे पर खरे उतरते हुए आप लोग को पूरा परीक्षा तक आप लोग की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर मैं करवाऊंगा। यानी कि आप लोग का यह जीके का जो क्लास चल रहा है, इसमें से जीके और साइंस से आप लोगों को समझ के चलिए कि ये 75 के अप्रॉक्स क्वेश्चन पूछेगा, और बाकी आप लोग का जो मैथ और रीजनिंग है उसकी भी क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट हमेशा विजिट करते रहिए, और जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे द्वारा आप लोग के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं उसको शानदार तरीके से देखिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो जो है हमारे चैनल पर अभी भी उपलब्ध है। मोर देन 100 यानी कि अभी 102 वीडियो जो है आप लोग के लिए उपलब्ध है हमारे चैनल पर, जिसमें कंप्यूटर से भी वीडियो है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से हो गया, करेंट अफेयर का 500 से अधिक एक साल के जो क्वेश्चन है, एक साल प्रीवियस ईयर आप लोग लेकर चलिए कि 2023 से लेकर 2022 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक साल का लगभग यही रहता है कि एक साल तक आमतौर पर प्रश्न करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो उसको भी मैंने 600, 500 मत कहिए, 600 लगभग मैं करंट अफेयर आप लोग के लिए बता चुका हूँ, और बहुत ही डिटेल पूर्वक बताया हूँ। आप लोग एक बार जाकर देखिए प्लेलिस्ट में, और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर ये कितना शानदार आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट रहा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि प्रश्न है आप लोग को कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी?
यहाँ पर पुर्तगालियों की बात की जा रही है दोस्तों, तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कौन थी? तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा कोचीन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये कोचीन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर अकबर की बात की जा रही है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो दोस्तों ऑप्शन है आप लोग के पास 7, 9, 124। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल जो बीएसएससी इंटर लेवल के एग्जाम में जो 29/1/2017 को पूछा गया था, मैं लिख भी दे रहा हूँ। ये 29/1/2017 का एकदम रियल वाला क्वेश्चन है। तो अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो दोस्तों ये सब कोई जानता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कितने थे? आप लोग कहते भी हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है ना? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। और इसको मैं अगर डिटेल में बताऊं, चलिए लिख भी दे रहा हूं, हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त को न मालूम हो। ये लिख भी दे रहा हूं आप लोग के लिए। थोड़ा-सा यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ये वीडियो टाइम टेकिंग हो जाता है दोस्तों, जब मैं विस्तार से बताता हूँ, तो ये वीडियो जो है, ये टाइम टेकिंग हो जाता है और आप लोग के लिए उतना समय अगर आप लोग देने के लिए मुझे तैयार हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये वीडियो को विस्तार में बताने से। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये अगर विस्तार में आप लोग को चाहिए डिस्कशन के साथ, तो मैं एकदम विस्तार से ही बताऊँगा। मैं सबको लिख दे रहा हूँ, ठीक है? अब्दुल अब्दुल फजल, फैजी, मियाँ तानसेन और राजा बीरबल। बीरबल का तो नाम आप लोग बहुत लोगों ने सुना होगा। तो ये सब नवरत्नों में से थे। एक राजा टोडरमल थे, जो भूमि सुधारों के संबंधित ये सब चीज़ देखते थे। राजा मान सिंह हो गए, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना और फ़कीर अजौउद्दीन थे, लिख दे रहे हैं उसको भी। फ़कीर अजौउद्दीन और मिर्ज़ा अजीज़ थे। मिर्जा अजीज कोका उनका पूरा नाम था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 रत्न जो थे, यही अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। आप लोग इसको भी याद रख लीजिएगा। हो सकता है कि प्रश्न में आप लोग को इनमें से 3 ऑप्शन दे दे और चौथा ऑप्शन गलत देकर पूछ दे कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में नहीं रहते थे या रहते थे। तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत शानदार तरीके से ये चीज़ याद हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग जैसे कहिएगा उस तरह पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अगर डिटेल में कहिएगा, आप लोग समय देने के लिए मुझे तैयार हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है आप लोग को डिटेल में बताने में और ज़बरदस्त तरीके से बताऊँगा और टॉप लेवल का कंटेंट के साथ टॉप लेवल की पढ़ाई आप लोग को कराऊँगा। पेड कोर्स में भी आप लोग को मैं चैलेंज कर देता हूँ कि इतना मैं विस्तार से अगर पढ़ाना चालू कर दूँ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में भी, तो आप लोग जो ये पेड कोर्स वाला जो झंझट चलता है कहीं-कहीं, वो बिल्कुल उन लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप लोग को मैं ऐसे ही इतना ज़बरदस्त कंटेंट बता दूँगा कि आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन है आप लोग के पास हुमायूँ, बाबर, जहांगीर और अकबर। तो इसमें से किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को बता दूं आप लोगों को, ये अकबर जो है, अकबर के द्वारा ही ये दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक का ऑप्शन है आप लोग के पास पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है दोस्त सही हो जाएगा? गुप्त वंश का शासक पूछ रहा है। इस प्रश्न का कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्त? तो यह जो हो जाएगा, गुप्त वंश का जो शासक था अंतिम, वह विष्णुगुप्त को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? ये विष्णुगुप्त को माना जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।
ये गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। बुद्ध से जो संबंधित प्रतीक जो जुड़े हुए थे उनमें स्तूप किसका प्रतीक है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों स्तूप जो है यह मृत्यु का प्रतीक था। बुद्ध से संबंधित जो प्रतीक थे उसमें स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक था। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और आप लोग प्लेलिस्ट में अगर जाइएगा, जीके का 1000 वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि कौन कौन से प्रतीक जो है इससे किससे संबंधित थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, यह प्रश्न है। तो दोस्त आप लोगों के पास ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी। तो इस प्रश्न का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का जो प्रारंभ है ये 1938 में किया गया था। कब किया गया था ये नेशनल हेराल्ड जो है 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लखनऊ से ये प्रकाशित किया जा रहा समाचार पत्र था। तो आप लोग अच्छे से इसको भी याद कर लीजिएगा। मैं डिटेल में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं तो हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए। आप लोग एकदम वीडियो का अंत तक बने रहिए, एकदम अंत तक बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जमकर करते रहिए। आप लोग का यही लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है मेरे मोटिवेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाता है और आप लोग के लिए मैं इतने शानदार शानदार वीडियो बना कर लाता हूं आप लोग के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग के लिए कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। यहाँ पर मेगास्थनीज की बात की जा रही है दोस्तों। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूं कि यह मेगास्थनीज जो था एक विदेशी यात्री था और भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए हैं इन लोगों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए उपलब्ध करा चुका हूं। अगर वो वीडियो आप लोग देख लेते हैं, किसके दरबार में आए, कब आए, क्या क्या उन्होंने काम किया, उसमें सारा विस्तृत रूप से है। उस वीडियो को देख लेने के बाद में उस सेक्शन से तो प्रश्न आप लोग बिल्कुल भूल ही जाइए कि कोई प्रश्न छूटने वाला है। खैर बहरहाल मैं इसको बता दे रहा हूँ कि मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था। तो दोस्तों अभी जो आप लोगों को मैंने बताया यह जो थे विदेशी यात्री थे और यह राजदूत थे। ठीक है ना, ये राजदूत थे। अब पूछिएगा कि ये राजदूत किसके राजदूत थे दोस्तों। यह यूनानी सम्राट जो सेल्यूकस निकेटर था उन्हीं का यह राजदूत था मेगास्थनीज। किनका था ये, यूनानी सेल्यूकस निकेटर का। यह लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, सेल्यूकस के ये राजदूत थे। मेगास्थनीज जो थे ये सेल्यूकस के राजदूत थे। और मेगास्थनीज के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है उसको भी मैं यहाँ पर बता देना उचित समझता हूँ क्योंकि इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इंडिका जो है इनके द्वारा एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखा गया मेगास्थनीज के द्वारा। इंडिका जो है एक बहुत ही जबरदस्त आप लोग को पुस्तक लिखा गया जिससे प्रश्न बार बार आप लोग को परीक्षाओं में बनते ही बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी। यहाँ पर दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की बात की जा रही है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये सिख गुरु थे और सिखों के कितने नंबर के गुरु थे दोस्तों, तो सिखों के ये 10वें नंबर के गुरु थे। ये 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना, और इन्होंने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक स्थापना की थी। चलिए मैं इसको पहले इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए कि उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों ये अम्बाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इन्होंने शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी, तो ये अम्बाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अम्बाला जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह से एक प्रश्न जो पूछता है बहुत फेमस प्रश्न है कि खालसा खालसा पंथ कह लीजिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इसकी भी स्थापना जो है यह गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 14 है कि अमजद अली खां इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खां इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों,
ऑप्शन है आप लोग के पास सरोद, सारंगी, सितार और तबला। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा आप लोग के लिए? तो इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग का कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्त? ये जो प्रश्न है, इसमें से अमजद अली खां किसके बजाने के लिए जाने जाते थे दोस्त? यह जो हो जाएगा, अमजद अली खां जो है ये सरोद वादक थे। क्या थे ये दोस्तों? सरोद वादक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर कि एबाकस की खोज इस दौरान हुई। तो देखिए दोस्तों, यह जो एबाकस का जो खोज है, यह इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग को बताना है। आप लोग को ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं कि सांग सभ्यता काल, ईरानी सभ्यता काल, ग्रीक सभ्यता काल, रोमन सभ्यता काल। तो ये एबेकस जो है ये सब पूछा जाता है दोस्तों आप लोग के, ये कंप्यूटर सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एबेकस हो गया, यूनिवैक हो गया, ठीक है ना, यूनिक हो गया। तो ये जितने सारे क्वेश्चन है ये सब आप लोग के प्रथम श्रेणी के ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे उससे प्रश्न पूछते हैं। मार्क वन हो गया, ठीक है ना। तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग को कंप्यूटर सेक्शन से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग के लिए कंप्यूटर सेक्शन में तो आप लोग के लिए मैं इतना प्रश्न उपलब्ध करा दिया हूँ कि इससे बेहतर आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। और सारा जो है कंप्यूटर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग मैं सबका डिस्कशन करा दिया हूँ। और जो बचे हुए हैं आप लोग के डिमांड पर मैं और भी उपलब्ध प्रश्न करा दूंगा, ताकि आप लोग की तैयारी जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो जाए। तो आप लोग सिर्फ बने रहिए और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आप लोग का सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन जो हाई लेवल पर बढ़ाए रखता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा सांग सभ्यता काल में जो है ये एबेकस की खोज जो है सांग सभ्यता काल में हुआ था। ठीक है ना। प्रश्न 16 है आप लोगों के लिए कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ये 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ये प्रश्न आप लोग को पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यह जो है आप लोग के पास ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और चीन। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों, यह जो है फ्रांस के द्वारा जो है जर्मनी पर शासन किया गया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 17 है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? यानी कि कितने सदस्य होना चाहिए कोरम पूर्ति के लिए, जिससे यह सदन को जो कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये कोरम जो है ये 1/10 जो होता है ये कोरम होता है। कितना कोरम होता है ये? 1/10 जो है यह कोरम होता है लोकसभा और राज्यसभा के लिए। तो इस प्रश्न को आप लोग अवश्य याद रखिएगा। और इंडियन पॉलिटी से यानी कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप लोग उसको भी विजिट करके अवश्य देख लीजिएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी आप लोग के लिए मैं वीडियो उपलब्ध कराया हूँ, आप लोग के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस से जो भी आप लोग को हेडिंग लिखा होगा, लेकिन जीके तो आप लोग जानते ही हैं दोस्त कि जीके कोई बदलता नहीं है, किसी चीज के लिए स्पेशल होता नहीं है, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग सभी जीके जीएस के जितने भी क्लासेस हैं आप लोग सबको देख लीजिएगा। आप लोग के लिए आपकी तैयारी आप लोग को एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगा, ये मेरा वादा है। तो आप लोग चैनल पर इसी तरह प्यार दिखाते रहिए और चैनल पर बने रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 18 है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? तो दोस्तों, ये एक पत्रिका है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो जो है, यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। ये साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है। और इसमें कार्टून रिपोर्ट और वाद विवाद और चुटकुलों पर आधारित ये पत्रिका था। तो ये भी पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो दोस्तों, यह पेरिस से प्रकाशित होता था। कहाँ से? पेरिस से प्रकाशित होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न है आप लोगों को यहाँ पर कि H1N1 इसके द्वारा होता है। यहाँ पर H1N1 की बात की जा रही है दोस्तों। तो आप लोग इसी को H1N1 को दूसरा नाम क्या से जानते थे? ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का यह टाइप का सब टाइप था दोस्तों। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप था। इसको आप लोग फ्लू भी कहते थे। ये फ्लू वायरस जो है, ये फ्लू वायरस जो है इसको कहा जाता था। ठीक है ना। यह
फ्लू था और यह एक महामारी की तरह ये फैला था, ठीक है ना? यह बिल्कुल एक महामारी की तरह फैला था। तो आप लोग को यह जो है पूछा जा रहा है प्रश्न कि किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है H1N1, ठीक है? और एक होता था आप लोगों को, एक एक और आप लोग सुने होंगे कि H5N1, H5N1 जो है, तो H5N1 को क्या कहते हैं आप लोग? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना? H5N1 को आप लोग क्या नाम से जानते हैं, इसको अवश्य लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और किसके द्वारा होता है इसको भी लिखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 20 है यहाँ पर कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो दोस्त? जहाँ पर एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, जयपुर, वाराणसी, उदयपुर और दिल्ली। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा दोस्त? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह जो हो जाएगा, ये जयपुर हो जाएगा, ठीक है ना? ये जयपुर में प्रति वर्ष जो है एक वार्षिक उत्सव होता है। जयपुर जो राजस्थान में है दोस्तों, ये राजस्थान में है और यह साहित्य का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो राजस्थान में प्रति वर्ष आयोजित होता है और ये जनवरी जनवरी माह में ये आयोजित होने वाला कार्यक्रम है। इसमें जनवरी माह में ये आयोजित होता है प्रति वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 21 है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो देखिए प्रदेशों के राजकीय फूल हो गया, पक्षी हो गई, ये सब जितने हैं आप लोग को प्रश्न इससे बनते ही बनते हैं और चूंकि ये तो रियल वाला प्रश्न है तो आप लोग इसका उत्तर बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है ये पलाश जो होता है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है ये पलाश हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो ये वन जीव अभयारण्य है और भारत के जितने भी वन जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क है उसका सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध करा दिया हूँ। आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग के लिए जितना मैं वीडियो अपलोड किया हूँ आपकी परीक्षा के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण वो सब वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो के बाद अवश्य उसको भी देख लीजिएगा अपने समय अनुसार और मैं आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख लीजिए क्या होगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यह जो है बिहार में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये बिहार में स्थित है। अगर ये पूछ ले कि बिहार में कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह जो है बिहार के पश्चिम चंपारण में यह स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम चंपारण में यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 23 है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये कानपुर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 24 है। देखिए जहां पर जरूरी ना हो डिस्कस करना बहुत ज्यादा, वहां पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। आप लोग के लिए जहां पर जरूरी है जिससे क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको बिल्कुल बता दे रहा हूं क्योंकि यह जो है प्रश्नों का कई सारे एग्जाम का मैं पेपर को देखकर मैं ये सारा चीज को आप लोग के लिए बताता हूं कि कहाँ पर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इतना विश्वास रखिए, आप लोग के यहाँ पर टॉप लेवल की पढ़ाई बिल्कुल ही जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है। तो प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, यहाँ पर मुख्य किस्मों की बात की जा रही है। तो जो प्राकृतिक रेशम जो होता है दोस्तों उसकी चार मुख्य किस्में होती हैं। कितने होती हैं? चार मुख्य प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। जालियांवाला बाग कहाँ है? ये जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जालियांवाला बाग जो है दोस्त, यह जो है आप लोग को सभी लोग जानते हैं ये अमृतसर में है। कहाँ पर स्थित है? ये अमृतसर है में स्थित है। अगर यहीं पर प्रश्न पूछ दे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का पूछ दे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप लोग के लिए मैं ये भी बता दे रहा हूँ 13 अप्रैल 1919 को जो है यह जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। जिसमें ये जनरल डायर के द्वारा निहत्थी सभाओं पर गोली बरसाई गई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। अमृतसर में, अमृतसर कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग।
नेक्स्ट प्रश्न 26 है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। ये तमिलनाडु में जो पाई जाने वाली मुख्य जाति है, आप लोग के पास ऑप्शन है इरुला, चांग, गारोस और कोंड। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाई जाने वाली जो जनजाति है यह इरुला है। क्या है? यह इरुला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 27 कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये जारवा जनजाति के यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोस्तों जारवा जो जनजाति है दोस्त, यह मेरे अंडमान में पाए जाने वाली जनजाति है। जारवा जो है ये अंडमान में पाए जाने वाली जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 28 है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का क्या नाम था दोस्तों? यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम बिल्कुल साथ ही साथ जवाब देते चलिए। जैसे ही मैं प्रश्न को बोल रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि इस प्रश्न का 28 का सी, जैसे ऐसे करना आप लोग, जैसे यहाँ पर 28 बोल रहे हैं तो 28 का सी लिख दीजिए, 29 का जो होगा वो लिख दीजिए, 30 का। तो ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और अच्छी तरीके से आप लोग बने हुए हैं वीडियो में। तो चलिए यह 28 जो प्रश्न है, हंगुल परियोजना जो है, यह जो है यह भारत की सर्वप्रथम वन जीव परियोजना थी। कौन थी? ये हंगुल परियोजना जो है भारत की प्रथम ये परियोजना थी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है ना? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ, यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये इतना बार प्रश्न में आया है, यह इतना बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है, मैं कहाँ-कहाँ बताऊँ कि ये कहाँ नहीं आया है, ये पूछिए तो भी मैं नहीं बता पाऊँगा। क्योंकि एसएससी को भी इसने नहीं छोड़ा, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, एमपीसी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, सब में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार-बार पूछे जाते हैं। नीति आयोग की यह प्रारंभ कब हुई थी, या नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ देता है, या ये पूछ देता है कि नीति आयोग जो है ये किसके स्थान पर यह आया। तो पहले तो ये देख लीजिए कि नीति आयोग क्यों आया। तो दोस्तों भारत में जो योजना आयोग चल रहा था, ठीक है ना, जो योजना आयोग चल रहा था उसी का स्थान पर नीति आयोग की आरंभ हुई। और यह कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों यह 1 जनवरी 2015 को यह जो है यह प्रारंभ हुआ था। कब? 1 जनवरी 2015 को यह प्रारंभ हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का ये हो जाएगा। ठीक है ना? कभी-कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, नीति का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का मैं भी आंसर लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाता है इसका फुल फॉर्म। तो आप लोग अच्छे से इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग को कहीं भी कंफ्यूजन थोड़ा सा बच जाए। आप लोग के लिए जो प्रश्न जहां पर बनते हैं मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जिस तरह से बताते चल रहा हूँ ये अच्छा लग रहा हो आप लोग को। अगर आप लोग को एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, यानी कि प्रश्न और उसका उत्तर सिर्फ चाहिए, तो आप लोग प्रश्न वो भी कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। आप लोग को जिस तरीके से पढ़ना है, जो आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जरूर मुझे बताइए कि आप लोग को किस टाइप से ये मैं डिस्कशन करते चलूं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 30 है आप लोग के लिए कि पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर पौनार आश्रम की बात की जा रही है दोस्तों। तो पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये पौनार आश्रम जो है ये विनोबा भावे जो है इसके संस्थापक थे। पौनार आश्रम जो है इसके संस्थापक जो है ये विनोबा भावे थे। और दोस्तों यह जो है अगर पूछ दे कि कहाँ पर ये पौनार आश्रम है, अगर ये भी तो प्रश्न पूछ सकता है दोस्त, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र के कहाँ पर दोस्तों? तो महाराष्ट्र में एक वर्धा जिला का नाम आप लोग सुने होंगे। तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में ये पौनार आश्रम की स्थापना जो है विनोबा भावे के द्वारा 1934 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1934 ईस्वी में ये की गई थी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 31 कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जम्मू और कश्मीर की जो शासकीय भाषा है ये उर्दू है। कौन सा है? ये उर्दू है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 32 कि जापान की संसद कहलाती है। ये जापान की संसद कहलाती है। तो दोस्तों जापान की संसद को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? वो डायट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 33 रियाल मुद्रा है। ये इसमें से किस देश की रियाल मुद्रा है? तो दोस्त मेरे जितने भी सऊदी अरब वाले दोस्त लोग जो इससे कनेक्टेड होंगे वो सभी लोग बखूबी से जानते हैं कि सऊदी अरब जो है उसमें रियाल जो है सऊदी अरब का एक राष्ट्रीय मुद्रा है। ठीक है ना? ये सऊदी अरब का ही रियाल जो है एक राष्ट्रीय मुद्रा है वहां का। जिस तरह अपने यहाँ का रुपया है, ये इस तरह रुपया का जो आप लोग ये साइन लिखते हैं, तो ये अपने जगह का रुपया वहां का रियाल यहाँ का मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग जो है ये चक्र का रंग पूछा जा रहा है। तो भारतीय तिरंगा झंडा जो है जिसमें यह जो है रंग जो है कौन सा रंग का हो जाएगा? तो दोस्तों यह जो रंग है यह नीला रंग का होता है। ठीक है ना? जो चक्र का जो रंग होता है वो नीला होता है। ठीक है ना? नीला रंग होता है। अगर ये पूछ ले कि यह जो चक्र होता है इसमें आप लोग ऐसे ऐसे देखे होंगे इस तरह करके, यह जो है मैं अच्छे से अच्छा चलिए थोड़ा सा अच्छे से बना दे रहा हूँ। आप लोग बस समझ जाइएगा कि जिस तरह मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसे 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 करके ये ये तिलियां होता है। मैं वहां पर टोटल उतना काउंट नहीं किया हूँ, आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ। तो ये तीलियों की संख्या बार बार पूछ दिया जाता है आप लोग के एग्जाम में कि जो भारतीय झंडे में जो जो चक्र होता है चक्र में तीलियां कितना होता है? तो दोस्तों तीलियों की संख्या जो है यह 24 होता है। क्या होता है? 24 होता है। और यह पूछ लिया जाता है कि यह चक्र जो है किसका ये जो है ये किसका आपका प्रतीक होता है? तो दोस्तों ये धर्म चक्र होता है। यह धर्म चक्र का प्रतीक होता है। ठीक है ना? यह जो और ये किस रंग का हो गया? नीला रंग का हो गया। तो ये सारा फैक्ट जो है आप लोग याद रखे रहिएगा। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग के लिए मैं बता दिया, इससे जितने प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग के लिए मैं सबको बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 35 है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? यहाँ पर वंदे मातरम की बात की जा रही है कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया दोस्तों? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा किया गया। ठीक है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये वंदे मातरम के रचयिता जो है इनका आप लोग का नाम बताना है। वंदे मातरम जो है इसके रचयिता का नाम बताना है कि ये वंदे मातरम जो है ये किसके द्वारा ये रचित किया गया। तो चलिए मैं यहीं पर बता ही दे रहा हूँ, इसको यहीं पर बता दे रहा हूँ मैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये वंदे मातरम के रचयिता है। लेकिन वंदे मातरम का अंग्रेजी में जो अनुवाद, चूंकि ये वंदे मातरम जो है दोस्तों यह संस्कृत में लिखा गया था। मूलतः जो है इसकी रचना जो है संस्कृत में ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा यह किया गया था। ठीक है ना? ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा किया गया और उसका अंग्रेजी में अनुवाद ये अरविंद घोष जो है इन्होंने किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है आप लोग को 36 प्रश्न है आप लोग को दोस्त। यह जो है कि चैत चैत जो है आप लोग को चैत यहाँ पर वन प्राय पड़ता है, यानी कि इस दिन को पड़ता है। तो दोस्तों यह जो है चैत जो है पहले तो ये समझ लीजिए कि जो चैत्र जो है यह हिंदू पंचांग का पहला महीना होता है। जो हिंदू पंचांग हम लोग का होता है दोस्तों, यह जनवरी फरवरी हम लोग का तो पंचांग है नहीं, ये तो अंग्रेजों की देन है। तो ये हिंदू पंचांग का पहला जो महीना होता है दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ ये चैत होता है। और यह जो है हमेशा मार्च में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पर मार्च 22 दिया हुआ है, ये चैत वन का प्राय पड़ता है, तो इसलिए ये प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना? और ये अमूमन जो होता है हर एक
वर्ष जो होता है ये अलग अलग तिथि को पड़ता है मार्च में, कि इस दिन चैत से आरंभ हो रहा है। कोई फिक्स इसका डेट नहीं होता है कि हाँ 1 मार्च से शुरू हो गया, 2 मार्च से शुरू होगा, ऐसे मार्च में ही ये प्रत्येक वर्ष जो है हिंदू पंचांग के अनुसार से उसमें लिखा होता है कि ये 5 से चालू होगा, कि 6 से चालू होगा, कि 10 से चालू होगा, ऐसे इसका होता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 37 है कि सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। यहाँ पर सत्यमेव जयते की बात की जा रही है दोस्तों। तो सत्यमेव जयते जो है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यह जो है मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यह मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते मतलब क्या होता है आप लोग को? कि सत्य की सदैव विजय होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 38 है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की अजमाइश यानी ट्रायल यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई। तो दोस्तों यह जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए 1 साल पहले का ये प्रश्न उस समय का करेंट का प्रश्न था। उस समय का 2017 में ये करेंट का प्रश्न था कि गतिमान एक्सप्रेस का ट्रायल दिल्ली और किस बीच में किया गया। तो गतिमान एक्सप्रेस की जहां तक बात की जाए तो यह दिल्ली और आगरा के बीच में सबसे पहले इसका ट्रायल किया गया था। दिल्ली और आगरा के बीच में इसका ट्रायल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 39 है कि किसका उपनाम डोवाल है? यह जो है भारतीय क्रिकेट के काफी जाने माने आप लोग के शख्स हैं। मैं आप लोग के हिंट्स के लिए बता रहा हूं कि अभी भारतीय टीम के मुख्य कोच भी है। भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच भी है भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के। ठीक है, तो यह जो है इतना आप लोग को ऑप्शन में बता दिया, तो आप लोग अवश्य ही समझ गए होंगे कि ये राहुल द्रविड़ जी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है ना? राहुल द्रविड़ जी का नाम द वाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 40 नंबर है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों यहाँ पर रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन है आप लोग के पास स्विट्जरलैंड, यूके, ऑस्ट्रिया, स्वीडन। तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है दोस्तों, यह स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के कहां पर? तो दोस्तों पूछ देगा अगर ऑप्शन में दे दे तो ये जेनेवा में है। ठीक है ना? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। कभी कभी इससे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रेड क्रॉस के जो स्थापना जो है किसने किया था? तो हेनरी ड्यूरोंट का नाम सुने होंगे आप लोग। हेनरी, ये हेनरी डूरोंट जो है यह रेड क्रॉस के संस्थापक जाने जाते हैं इनको, और मुख्यालय जो हो गया ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो गया। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बता देना आप लोग के लिए उचित समझा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 41 है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ की यहाँ पर बात की जा रही है। तो दोस्तों आनंद मठ का जो लेखक जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? तो दोस्तों ये बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कह लीजिए। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये आनंद मठ जो है एक बांग्ला उपन्यास जो लिखा गया था। ये आनंद मठ जो है एक बांग्ला उपन्यास था। ठीक है ना? और इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसी से दोस्तों आप लोग को जो वंदे मातरम जो है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये अपने लिख दे रहे हैं। ये वंदे मातरम जो है अपने भारत देश का जो राष्ट्रीय गीत यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, ये यही आनंद मठ से इसको लिया गया है। इसी उपन्यास से यह राष्ट्रीय गीत लिया गया है। ये वंदे मातरम किससे? आनंद मठ से। तो ये भी प्रश्न पूछ देता है कि अपने देश भारत का, या ऐसे पूछ दे कि राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया। तो इतना डिटेल से आप लोग को बताते चल रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को ये बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 42 है कि द ऑडिसिटी ऑफ होप किसके द्वारा लिखा गया है? यह द ऑडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह ऑडिसिटी ऑफ होप जो है ये बराक ओबामा द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना? ये बराक ओबामा द्वारा लिखा गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के वे राष्ट्रपति भी रहे थे बराक ओबामा। आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 43 कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी। एडी आप लोग ऐसे देखते होंगे कि 1025 एडी या 765 एडी। तो ये जितने एडी लिखे जाते हैं
आप लोगों का ये पूछ रहा है कि इसी का अर्थ क्या होता है दोस्तों। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, जो है ये एडी का अर्थ होता है। और यह एक लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है हमारे प्रभु का वर्ष। ठीक है ना, ये हमारे प्रभु का वर्ष होता है। ठीक है ना, और यह ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो वर्षों का संकेत देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एनो डोमिनी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 44 है आप लोग को कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग को यहाँ पर शहीदी दिवस बोल रहा है, शहीद दिवस, इसको कंफ्यूजन में मत समझ लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आंसर आप लोग का। तो शहीदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्त, तो यह जो है मेरे भाई, यह 23 मार्च को प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है शहीदी दिवस। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी 23 मार्च 1931 को, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, अगर प्रश्न पूछ दे कि 23, आप लोग को ये नाम सुने होंगे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। मैं लिख दे रहा हूं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को दोस्तों 23 मार्च 1931 को ही फांसी दिया गया था। तो उसी के यह याद में दोस्तों शहीदी दिवस जो है प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना, अंग्रेजों द्वारा इनकी फांसी जो है 23 मार्च 1931 को कर दी गई थी। और प्रश्न कभी कभी ये पूछ लेता है शहीद दिवस, ठीक है, ये शहीद दिवस पूछ ले तो दोस्तों यह जो मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों यह मनाया जाता है, तो ये महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को ये हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के उपलक्ष्य में, ये उन्हीं के याद में जो है कह लीजिए जो शहीद दिवस जो है यह मनाया जाता है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या जो हो गई थी दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 45 कि अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने या एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच न होने कारण या एक्सेस खोने का डर को क्या कहलाता है दोस्तों। तो दोस्त मेरे, यह जो होता है एक फोबिया होता है जिसे नामोफोबिया कहते हैं, ये नोमोफोबिया जो है इसे कहते हैं। ठीक है ना, ये नोमोफोबिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 46 है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। सत्यजीत रे द्वारा जो प्रथम फिल्म जो बनाया गया था वह कौन था दोस्तों, तो यह जो है पाथेर पंचाली जो है, इस प्रश्न का जो है ये सही जवाब हो जाएगा पाथेर पंचाली। ठीक है ना, ये प्रथम फीचर फिल्म था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 47 है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय पूछा जा रहा है दोस्तों। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ये कलकत्ता में हो जाएगा। ये संग्रहालय कह लीजिए या म्यूजियम अंग्रेजी में कह लीजिए। ठीक है ना, ये म्यूजियम कह लीजिए। ठीक है, अगर विश्व की अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे बड़ा संग्रहालय पूछ दे, तो विश्व में अगर पूछ दे सबसे बड़ा संग्रहालय तो वो लंदन हो जाएगा। अपने भारत में पूछ दे तो ये कोलकाता हो जाएगा। तो इन सारे फैक्टों को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों का, ये बहुत ही आप लोग को परीक्षा के लिए जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 48 है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों पंचतंत्र है जो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 49 है कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, यह जो है धन्वंतरी जो थे, ये अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए बहुत ही प्रख्यात थे। और यह विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। किनके नवरत्न थे ये दोस्तों, यह विक्रमादित्य। ठीक है ना, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे धन्वंतरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ। आईपीएल जो क्रिकेट जो प्रारंभ हुआ था इसकी बात की जा रही है। आईपीएल का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो आईपीएल का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, इंडियन प्रीमियर लीग जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आप लोग के लिए मैं लिख दे रहा हूं। आप लोग दोस्तों घबराइएगा मत, आप लोग के लिए जितना ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तो ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आईपीएल का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन प्रीमियर लीग हो जाता है। और इसकी शुरुआत जो है दोस्तों यह 2008 से शुरू हुई। कब से हुई, 2008 से। यह प्रतिवर्ष जो है ये आयोजित होते
चले आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 51 कि ग्रॉज शहर यहाँ पर है, यहाँ पर ग्रॉज शहर की बात किया जा रहा है। तो दोस्तों यह ग्रॉज जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है एक शहर है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के एक शहर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 52 है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है। जो जीएमटी टाइम होता है उससे कितना वर्ष कह रहे हैं, सॉरी, ये कितना घंटा आगे है। तो दोस्तों ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जीएमटी से अपना जो समय है 5.5 घंटा आगे चलता है। कितना, ग्रीनविच टाइम से यह जो है 5.5 घंटा आगे चलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोग की ओर लेकर चलते हैं। ठीक है, आप लोग को नेक्स्ट समय कह रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। 53 प्रश्न है आप लोगों को कि दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहां पर है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहां है, यह जो हो जाएगा एशिया में है। ठीक है ना, कहां पर स्थित है ये, एशिया में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 54 है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। जो मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों वाले रेखाओं जो जोड़ती है समुद्र की समान गहराइयों को, उसको क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये आइसोबाक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबाक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 55 है कि एक ठंडी और शुष्क वायु है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो है यह एक ठंडा और शुष्क वायु है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोग को बताना है, यह जो यहाँ पर बोरा जो है ना दोस्तों, यह बोरा जो है यह एक ठंडी और शुष्क हवा है। ठीक है ना, और इसका सामान्य रूप से शब्द होता है दोस्तों, यह उच्च भूमि से ढाल की ओर प्रवाहित होने वाली एक शीत झंझावात है। ठीक है ना, ये उच्च भूमि से ढाल की ओर यानी ऊंचे से नीचे की ओर यह आती है, ठंडी और शुष्क हवा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 56 कि यह नदी दिल्ली में है। इसमें से कौन सा कह लीजिए कि यह नदी दिल्ली में है दोस्तों। तो दिल्ली की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो यह नदी है यह यमुना नदी है, या यूं कह लीजिए कि दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 57 जो है कि इरावदी नदी इनमें से जाकर मिलती है। तो देखिए उस समय 2017 में जो है कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग बखूबी से देख रहे हैं। और आप लोग के लिए इतना जो मेहनत किया जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य अपने मार्क्स को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही आप लोग को मैं हमेशा कहता हूँ। और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इससे बढ़िया आप लोग के लिए मैं क्या दे सकता हूँ, आप लोग के लिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इतना तो पेड कोर्स वालों भी आप लोग को इतना अच्छे से नहीं समझाते होंगे। अगर आप लोग समझाने के लिए कहिएगा तो एक से एक बढ़ के मेरे वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया हूं। आप लोग देख लीजिए उसको, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा आज के क्लास के बारे में। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ये इरावदी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है ना, इरावदी नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 58 है कि नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है। यह जो है सब ज्योग्राफी से क्वेश्चन है दोस्तों, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह जो कहलाता है फ्योर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, यह फ्योर्ड कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 59 कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये चूंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एक एक लाइन का क्वेश्चन है, और इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला कोई चीज है नहीं, इसलिए मैं बहुत विस्तार से इसको नहीं बता रहा हूं। और जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं छोड़ भी नहीं रहा हूं, उसको वहीं पर बता दे रहा हूं। तो आप लोग जबरदस्त तरीके से वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आप लोग की संपूर्ण जो तैयारी है आप लोग को मैं इसी चैनल पर करा रहा हूँ, और ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस आप लोग चैनल को इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह जो हो जाएगा यह ग्रीनलैंड जो हो जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड हो जाएगा, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। अगर प्रश्न पूछ दे कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये लिख दे रहा हूं, यह आर्कटिक और अटलांटिक
ये अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है, ठीक है ना। आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में यह जो द्वीप है स्थित है। तो इसको भी मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 60 है कि यह एक संग्रथित फल है। यह एक संग्रथित फल है। कौन सा इसमें से संग्रथित फल है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा मेरे भाई? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये शहतूत जो है, यह एक संग्रथित फल है, ठीक है ना। यह शहतूत हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 61 है कि इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से साइंस का प्रश्न स्टार्ट हो गया है, विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो 29/1/2017 को यह जो परीक्षा हुई थी, बार बार मैं कह रहा हूँ, 29/1/2017 को जो बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसी का यह ओरिजिनल वाला पेपर का आप लोग का प्रश्न देख रहे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हम लोग देख लेंगे क्या होगा। तो इसकी पोषण विधि होलिफाइटिक है, यह प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? यह जो है युगलिना जो है, यह सही इसका जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युगलिना जो है ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्योंकि वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी आप लोग को मैं करा दूं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि यक स्ट्राय स्त्रावित करता है। यक जो है स्ट्राय स्त्रावित करता है, कहां से करता है दोस्त मेरे? तो ये अग्नाशय से करता है। कहां से करता है? अग्नाशय से करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 63 है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन सा इसमें से है दोस्तों श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है? यह प्रश्न है। तो दोस्तों यह जो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 64 है कि विषाणुओं में होता है, यह जो वायरस होते हैं उनमें क्या होता है दोस्त, यह प्रश्न है। तो दोस्तों या तो उसमें आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, ठीक है ना। या तो आरएनए या डीएनए, आइदर आरएनए और डीएनए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 65 आप लोगों को है कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। तो परिक्षिप्त कणों का जो आकार की बात किया जाए एक पायस में, दोस्तों देखिए यहाँ पर एंगस्ट्रम छूट गया हम लोगों के द्वारा टाइपिंग करने में, ये एंगस्ट्रम सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? यह ए बी सी, ये ऑप्शन डी हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये किस रेंज में होता है दोस्त? यह जो हो जाएगा 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच में इसका परास होता है। किसका? एक पायस के परिक्षिप्त कणों का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। ये सारा साइंस का क्वेश्चन चल रहा है 29/1/2017 की जो परीक्षा आयोजित हुई थी बीएसएससी इंटर लेवल की। चलिए 66 देखेंगे कि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों की संभावित रुधिर वर्ग होंगे। दोनों जनकों मतलब क्या? यहाँ पर माता और पिता की बात की जा रही है कि अगर दोनों माता और पिता का दोनों का रुधिर वर्ग जो है ए बी हो जाए तो बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग क्या क्या हो जाएगी। यहाँ पर ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है दोस्तों। तो ब्लड ग्रुप जो है दोस्त कौन कौन सा संभावित हो जाएगा? तो मेरे भाई उनमें एक संभावना रहेगा, बी का भी संभावना रहेगा और ए बी। इन तीनों ब्लड ग्रुप में से तीनों में से कोई जो है ये संभावित रुधिर वर्ग हो जाएंगे अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 67 है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है। क्या उपयोग करता है दोस्तों? तो भूख लगने पर सबसे पहले जो सर्वप्रथम व्यक्ति जो है अपना ग्लाइकोजेन जो है, ग्लाइकोजेन का उपयोग करता है। क्या करता है? ग्लाइकोजेन को उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 68 है कि यह एक प्रोटीन नहीं है। इनमें से यानी कि 3 प्रोटीन है, एक नहीं है। तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है, प्रश्न पूछ रहा है। लिम्फोसाइट जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये प्रोटीन नहीं है। कोलेजन भी है, इलास्टिन भी है और यह रेशेदार जो है, रेशेदार जो रेशम जो है ये प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन की ही श्रेणी में आते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 69 देखेंगे कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। इनमें से कौन जो आयन जो है यह रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, यह प्रश्न आप लोग को पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह जो है, इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा यह Cu++ जो है, यह एक आयन जो है जो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है ना? तो यही कारण होता है। अगर ये आयन जो है उपस्थित रहता तो ब्लड का रंग जो है, जो लाल जो दिखता है आप लोगों का, वो लाल नहीं नीला हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए यह प्रोटीन जो है, ये प्लाज्मा जो है ये उपस्थित रुधिर में नहीं रहता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 70 है। आप लोग प्रश्न और 7-8 प्रश्न बचे हुए हैं, आप लोग बिल्कुल बने रहिए वीडियो के अंत तक। और लास्ट में आप लोग के लिए एक हमेशा की भांति एक होमवर्क प्रश्न देंगे, जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। प्रश्न 70 है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो दोस्तों जो रोगी के अंदर जो देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो दोस्तों ये प्रकाशीय तंतु कह लीजिए इसको। ठीक है ना? ये प्रकाशीय तंतु जो है, ये ऑप्टिकल फाइबर इसको कहते हैं। ठीक है ना? ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके ये शरीर के अंदर एक नली की तरह उसमें डाला जाता है, जिससे रोगी के शरीर के अंदर जो है दिखने में मदद मिलता है। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। ठीक है? यह कांच का या प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है, समझ गए ना? जिसके अंदर ये लेजर किरणों से इससे भेजा जाता है। लेजर किरणों को ये शरीर के आंतरिक भागों में परीक्षण लेजर किरणों के माध्यम से ये प्रकाशीय तंतु के द्वारा होता है इसका। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 71 है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, तो जब कोई प्रकाश जो है ये दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है दोस्तों? तो सबसे बड़ा बात, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 72 है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहता के लिए यह सत्य है। क्या सत्य है भाई? एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए पूछा जा रहा है दोस्त। यह जो है, यह चुंबकीय सुग्राहता के लिए सत्य है कि चुंबकीय सुग्राहता जो है ये अधिक होती है। यह जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 73 है। यहाँ पर चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या की बात की जा रही है दोस्तों। तो चक्रण क्वांटम संख्या के जितने मान संभव है वो दो जो है, ये मान संभव मान है चक्रण क्वांटम संख्या के। ठीक है? इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 74 है एच बम। यानी कि एच बम मतलब क्या? इसको हाइड्रोजन बम, ठीक है ना? हाइड्रोजन बम कह लीजिए। हाइड्रोजन बम इस पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है दोस्त? तो हाइड्रोजन बम का जो कार्यक्रम है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम, ये हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर ही कार्य करता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 75 है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। इसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है मेरे भाई। तो यह जो हो जाएगा, यह फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का जो ऑक्सीकरण जो है ये सदैव -1 होता है फ्लोरीन का। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 76 है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। दोस्तों लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो ये वसीय अम्ल भी मिलता है और ग्लिसरॉल भी मिलता है। वसीय अम्ल भी मिलता है, ग्लिसरॉल भी मिलता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट 77 प्रश्न को देखेंगे। 77 क्या है कि सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि यह बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर डिग्री से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से डिग्री में चेंज करना हो तो एक फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, C/5 चाहे F-32/9। तो यहाँ पर देखिए सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पर मान पुट कर लीजिए, फ़ारेनहाइट का 5 कर लीजिए
यहाँ 32, यहाँ 9 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा -27/9, ये -3 हो जाएगा, कटेगा तो -3 ना होगा दोस्त। तो C बराबर -15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C बराबर -15 डिग्री जो हो जाएगा। इस फॉर्मूला को जैसे ही आप लोग उपयोग कीजिएगा, कोई भी यहाँ पर अंक दो, यहाँ पर 5 डिग्री दे, 10 डिग्री दे, 20 डिग्री, 50, कोई भी दे फ़ारेनहाइट में संख्या, आप लोग इस फॉर्मूला से बखूबी से आप लोग सेल्सियस में बदल सकते हैं। या अगर यहाँ पर सेल्सियस दे दे, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे, तो आप लोग उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको बता देना ज़रूरी समझा कि थोड़ा-सा मैं बता ही रहा हूँ, तो कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए इस तरह के प्रश्नों में, चूँकि ये प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और वह आज का आप लोग के लिए यह देखिए, आज का होमवर्क प्रश्न हो गया 71 कि इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या हो जाएगा? इस प्रश्न को आप लोग होमवर्क प्रश्न रख लीजिए। यह ऑप्शन आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, जूल, ओम, डायप्टर और वाट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी करके आप लोग अवश्य दीजिए। और दोस्तों, आज का वीडियो जो है यह रियल प्रश्नों का, यानी कि 29/1/2017 के बीएसएससी इंटर लेवल का, यह जो आप लोग का प्रश्नों का जो डिस्कशन मैंने कराया, आप लोग को कैसा लगा, आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसको। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का यह जो सेशन जो है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्त, मेरे अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर ये वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किए हैं तो कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मैं आज के लिए बस इतना ही। अगला एक और महत्वपूर्ण वीडियो, एक और महत्वपूर्ण सेट प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।